और चलिए अब सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। शाहपुरा से बड़ी खबर है, जहां सवारी से भरी एक बस और ट्रेलर के बीच में टक्कर हो गई है। टक्कर के बाद ट्रेलर सड़क पर पलट गया और हादसे में बस में सवार यात्रियों को चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद नेशनल हाईवे 48 पर लंबा जाम लग गया और शाहपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से हटाया जा रहा है। यातायात को सुचारू करने के प्रयास अभी किए जा रहे हैं। शाहपुरा हाईवे स्थित रीको कट के पास की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर यह भीषण हादसा हुआ है। आपको बताएं कि सवारी से भरी एक बस और ट्रेलर के बीच में यह जबरदस्त टक्कर हो गई है। इसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं और आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ये भीषण टक्कर हुई होगी। टक्कर के बाद ट्रेलर सड़क पर पलट गया और हादसे में बस में सवार यात्रियों को चोटें आई हैं और तुरंत इस हादसे के बाद नेशनल हाईवे 48 पर लंबा जाम लग गया, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सड़क पर चलने वाले लोगों ने देखी, हर कोई इन तस्वीरों को देख करके सिहर गया। और क्योंकि यहाँ ट्रेलर पलट जाता है, बस में सवार जो यात्री हैं उनको चोटें आई हैं। सबसे पहले उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन शाहपुरा थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से हटाया जा रहा है। हिमांशु सेन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, अभी स्थिति क्या है? वहां से क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से हटाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। घायलों की स्थिति क्या है, कैसे यह हादसा हुआ? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा रोडवेज की बस बताई जा रही है जो शाहपुरा के दिल्ली राजमार्ग पर जा रही थी, तो तभी अचानक जो शाहपुरा रिकोकट है वहाँ सवारियों की जो बड़ी बस है वो अचानक से ट्रेलर से टकरा गई और टक्कर इतनी भीषण थी कि जो एक अन्य ट्रक था वो भी इसकी चपेट में आ गया और तीनों जो वाहन है वो पलट गए। बस का एक हिस्सा है वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है और हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस दौरान हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया। फिलहाल जो मौके पर शाहपुरा थाना पुलिस है वो मौके पर पहुंची है और अभी फिलहाल जाम खुलवाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। ट्रेन की मदद से जो तीनों वाहन है उन्हें किनारे किया गया है। अभी फिलहाल जाम यातायात को सुचारू करने के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि जो घायल है उन्हें राजकीय अस्पताल में ले जाया गया है। वहां से जो सभी 7 लोग थे उन्हें अभी जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो बस है उसमें करीब 15 से 16 सवारियां थी और ये जो हादसा हुआ है ये इस वजह से भी हुआ है क्योंकि यहाँ जाम लगता है, इसके कारण जो बस है वो दूसरी तरफ आई थी और इसी चक्कर में जो हादसा है वो हुआ है। आपको बता दूं कि यहाँ बारिश का दौर भी है, इस वजह से सड़क पर भी जो फिसलन है वो देखी जा रही है। फिलहाल जो यात्री है वो गंभीर रूप से घायल है और उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ा भीषण हादसा हुआ है। और वहीं एसआई भर्ती में हुई गड़बड़ी के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने भर्ती को रद्द कर दिया है, लेकिन कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद कई गरीब परिवारों के सपने टूट गए। जिन लोगों ने फर्जी तरीके से नौकरी पाई, सिर्फ उन गिने चुने लोगों के कारण ये पूरी भर्ती परीक्षा रद्द हो गई और अब इसका खामियाजा ईमानदार अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। चयनित लोगों ने अपना दर्द एनडीटीवी को बताया। हमारे संवाददाता शशि मोहन शर्मा पहुंचे हैं जयपुर। सिलेक्टेड कैंडिडेट से उन्होंने क्या बातचीत की है और इस बातचीत के दौरान स्टूडेंट्स का क्या कहना था, उन लोगों का, उन कैंडिडेट्स का क्या कहना था, जरा इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। साल 2021 बैच के सब इंस्पेक्टर्स के मामले में हाई कोर्ट के फैसले के बाद कई जगह पुलिस लाइन इस तरीके से है कि इस बैरक में जहां हम मौजूद हैं चीज़ें तकरीबन बेतरतीब हो रखी हैं, क्योंकि यहाँ जो चयनित सब इंस्पेक्टर्स हैं उनका ज़्यादातर का कहना है कि जब जीवन ही बेतरतीब हो गया तो इस कमरे को संवारने से क्या फ़ायदा होगा। हम बात करते हैं, कई चयनित सब इंस्पेक्टर्स हमारे साथ में हैं। अब क्या मानना है आप लोगों का इस पूरे मामले पर? कोर्ट का जो डिसीज़न है किस हद तक आप लोग सहमत हैं? अब आगे क्या स्टेप रहेगा आप लोगों का? जी बिल्कुल, जब तक सिंगल बेंच में कार्रवाई शुरू हुई थी, चल रही थी, हमें लग रहा था कि हमें इससे बिल्कुल न्याय मिलेगा। हम पॉजिटिव थे इस चीज़ के लिए। बहुत सारी वादाएं आ रही थी, लोग बाग उठा रहे थे, पब्लिक में परसेप्शन कुछ अलग ही बन चुका था। फिर भी हमारा ये विश्वास था कि न्यायपालिका हमारे साथ न्याय करेगी। लेकिन जब ये डिसीजन आया तो बहुत आहत हुए हम इससे, और अभी हमने इसके खिलाफ डीवी में अपील की है और उम्मीद है कि वहाँ से हमें न्याय मिलेगा। क्या है आपकी अपील का स्टेटस? जी अभी हमारी अपील 8 तारीख को उस पर हियरिंग है, तो उसके बाद ही पता चलेगा उसमें क्या कुछ होगा। डीवी कहाँ के रहने वाले, कहाँ के आप, और आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी उम्र 26 ईयर है और मैं
टोडवीम करौली से हूँ। यहाँ इस बैच के सबसे यंगेस्ट सब इंस्पेक्टर हैं क्या आप? जी, मेरे से भी छोटे हैं कुछ तो। जी। शादी हो गई क्या आपकी? हाँ सर, शादी हो गई। कब हुई? जॉब में आने के बाद हुई या पहले हुई? शादी दो जॉब में आने से पहले हुई थी। अच्छा, और क्या कहते हैं परिवार वाले, अब क्या कोई दूसरी जॉब में थे आप इससे पहले या ये आपकी पहली जॉब रही? नहीं सर, मेरी पहली जॉब थी। मैंने पहले कई एग्ज़ाम क्लियर किए थे, लेकिन मेरा किसी कारणवश ज्वाइन नहीं हो पाया था उसमें। जैसे RS प्री मेंस में रिटर्न नहीं हुआ था, और हाई कोर्ट LDC, फॉरेस्ट गार्ड, ऐसे एग्ज़ाम मेरे क्लियर हुए थे। तो शेड्यूल में क्या चेंज आया कोर्ट के इस फैसले के बाद? हमने तो बढ़ी हुई दाढ़ी वाले सब इंस्पेक्टर देखे ही नहीं। मुझे लगता है कि आपने ऑर्डर आने के बाद से तो शेव नहीं की है। नहीं सर, हम एकदम शौक से हो गए, हम सदमा लग गए एक तरह से। अब इस सदमे को झेल नहीं पा रहे हैं एकदम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कौन सा गांव है आपका? क्या है? सीकर से सर, 25 ईयर। शादी हो गई आपकी? नहीं सर। तो क्या परिवार वाले बात कर रहे थे, कोई रिश्ते आते हैं आपके? सर पहले तो आते थे, लेकिन अब होने के बाद थोड़ा सा ऐसा घर में लगातार हो रही है। और जैसे ही कोर्ट का जो डिसीजन आया, उसके बाद मैंने घर वालों को बताया, तो मतलब परिवार में पापा की मतलब जो BP है वो एकदम लो हो गई। उसके बाद में बड़े भाई थे, उन्होंने संभाला। ये सर। क्या क्या उम्मीद करते हैं आप? सरकार से क्या अपेक्षा है आप लोगों की? सरकार से हमारी अपेक्षा ये है कि सरकार डबल बेंच में जाए और हमारा पक्ष ले। आप लोग चले गए डबल बेंच में, अब तो सरकार को भी जाना पड़ेगा DB में, डिविजनल बेंच। सर वो सरकार का मैटर है, वो डबल बेंच, हम उम्मीद करते हैं कि डबल बेंच में जाए सरकार। क्या क्या जीवन में आपके क्या बदलाव आया इससे? सर जो 2018 से मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। मैंने RS की तैयारी की। उसके बाद मैंने जैसे सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई, तो परिवार के लिए मतलब सबसे पहले एक जॉब की ज़रूरत होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। RS में थोड़ा अनिश्चितता का ख्याल रहता है, तो मैंने पूरी जो तैयारी इस ओर लगा दी। और पहले एग्ज़ाम मैंने सब इंस्पेक्टर की दी, और उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। और जो वीडियो भर्ती है वो भी मैंने दी थी, लेकिन उसमें मैं कुछ नंबरों से रह गया। VK सिंह जी ने बोल दिया है कि हमारा सेग्रीगेशन कंप्लीट हो जाएगा, जो फरार है बंदे उनके अरेस्ट होने के बाद में। तो आप मीडिया में आके क्यों बोल रहे हो कि हम सेग्रीगेशन नहीं कर पाए या मेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं है? आप इन्वेस्टिगेशन किए, आपने लिख के दिया है एफिडेविट के साथ कि आप सेग्रीगेशन करने के लिए बिल्कुल फिट हो। फिर आप मीडिया में आके क्यों बोल रहे हो कि नहीं मैं सेग्रीगेशन नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी? ये कहाँ की बातें आ रही है? जी, आपको लगा कि कहीं भी एक भी व्यक्ति अगर आप लोगों में से निर्दोष होगा तो उसको ये पोस्टिंग मिलेगी? बिल्कुल साहब, बिल्कुल निर्दोष है, उसको पोस्टिंग मिलनी चाहिए। वो सर ने जो एक बात बोली उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ये वही एफिडेविट है, उसके अंदर समग्र विश्लेषण के अंदर गवर्नमेंट ने ये चीज़ लिखी है। देखिए, हमारी जांच एजेंसी इस उचित व अनुचित के अंतर को स्पष्ट करने के कार्य में पूर्ण रूप से सक्षम है। ये गवर्नमेंट लिख रही है, ये हम नहीं बोल रहे। और VK सिंह साहब मीडिया के सामने आके क्या बोल रहे हैं कि मैं इस चीज़ में सक्षम नहीं हूँ। अब मतलब एक ही ये बात है, अब पता नहीं वो कहाँ झूठ बोल रहे हैं, या तो कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं या मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हैं। ये तो फिर कोई जो उनको सुन रहा है, देख रहा है, उनके विवेक पे निर्भर करता है ना। वो सोचें, अगर वो सोचें कि कोर्ट में। आप लोगों ने आपकी ट्रेनिंग के दौरान पढ़ी जी, किस तरीके से चार्जशीट तैयार करनी है और किस तरीके से काम करना है, न्याय की क्या अवधारणा है, क्या लगा कि इस पूरे मामले में वो चीज़ फॉलो हुई है और न्याय की अवधारणा स्थापित हो रही है? अगर आप लोगों को दोषी माना है तो आप लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत दिए गए? सर जैसे जिन लोगों को दोषी मानना है उनके खिलाफ सबूत उन्होंने जुटाए हैं, और यही तो प्रक्रिया है जिसके तहत ये निर्धारित किया गया है कि दोषी और निर्दोषों को अलग अलग किया जा सकता है। बात होती है तारे ज़मीं पर लाने की, लेकिन ये सितारे इस वर्दी पर, इस खूंटी पर इसी तरह टंगे हुए हैं। इनको भी इंतज़ार है कि इन जैसे जो ईमानदार चयनित सब इंस्पेक्टर हैं उनके कंधों पर ये सितारे सजे। बेल्ट की जॉब करने के लिए कहीं कोई करौली से, कोई शेखावाटी से, कोई वागड़ से अगर आया है तो उसको भी ये जिम्मेदारी मिले, परिवार की जो उम्मीदें हैं वो भी पूरी हो। कैमरा पर्सन सुशील के साथ शशि मोहन, NDTV। तो ऐसा ही परीक्षा के कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनका दर्द हमने आपको दिखाया। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा में पक्ष विपक्ष के बीच इन दिनों काफी हंगामा चल रहा है, लेकिन इस बार मुद्दा किसानों का है तो लाजमी है कि फिर तो सियासत भी होगी। इसीलिए बारिश में फसलों के नुकसान मुआवजे को लेकर के सियासत शुरू हो चुकी है। सत्ता पक्ष ये दावा कर रहा है कि किसानों को नुकसान की भरपाई हो जाएगी, तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि मुआवजा कब मिलेगा। इंद्रदेव भगवान ने अब की बार इस पूरे राजस्थान में बहुत अच्छी बरसात हुई है, लेकिन कहीं अतिवृष्टि हुई है
और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी शुरू से भी जब भी इस तरह की कोई भी आपदा की बात हो, कोई फसल खराबा की बात हो या कोई अतिवृष्टि से कोई नुकसान हो, इसके लिए हमेशा सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार क्षेत्र में भेजते रहे हैं। और कल भी सभी मंत्रियों को दिशा निर्देश दिया है कि जहां भी कोई इस तरह की कहीं आपदा हुई हो, फसल खराबे की और कोई मकानों की या पशुओं की, उसके लिए सभी मंत्रियों को भेजने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बहुत हमारे मुख्यमंत्री जी हर चीज़ को, इस राजस्थान को के लिए हर चीज़ को चिंता से ले रहे हैं और उसका विकास किस तरह हो, कोई आपदा हो जाए तो उसकी बहुत चिंता करके सभी मंत्रियों को भेज रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि इसमें सभी मंत्री 2 दिन के लिए जाएंगे और जितने भी खराबा हुआ है, कोई नुकसान हुआ है, उसकी रिपोर्ट माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को देंगे। एक मुद्दे पे सरकार सामने प्रतिपक्ष के खड़ी नहीं हो सकती। आज त्राहिमाम हो रहा है, 100 से ज्यादा लोग मर गए, फसलें बर्बाद होगी, लाखों पशु मारे गए, लोगों की फसल बर्बाद होगी, न कोई गिरदावरी की बात है, न मुआवजे की बात है, हजारों लोग बेघर हो गए। नेता प्रतिपक्ष जूली जी के नेतृत्व में हमारे विधायकों ने इतने शानदार तरीके से किसान की बाढ़ से जो तबाही हुई है, अतिवृष्टि से तबाही हुई है, उसका मुद्दा उठाया। जो 7 बच्चे सिस्टम की लापरवाही से मौत हो गई, यानी सिस्टम ने, सरकार ने एक तरीके से हत्या कर दी उनकी लापरवाही रख करके, उनके श्रद्धांजलि ये नहीं दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर इनसे संभल नहीं रहा है। वहीं जैसलमेर के डांगरी गांव में किसान की हुई हत्या के बाद स्थिति पहले से बेहतर जरूर है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। परिजनों और प्रशासन के बीच हुई सफल बातचीत के बाद खेत सिंह का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन सियासत गर्मा गई है। हत्याकांड के बाद आक्रोशित भीड़ पर लाठीचार्ज पर अब सवाल उठने लगे हैं। इस घटना पर दुख जताते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद बीजेपी पर निशाना साधा है। युवाओं को भड़काने का आरोप लगाया गया। सालेह मोहम्मद ने बीजेपी नेताओं पर भड़काने का आरोप लगाया और इस बीच जैसलमेर के सांसद उमेदाराम ने एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में बाड़मेर बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा सरकारी गाड़ी पर खड़े नजर आ रहे हैं। वीडियो पोस्ट पर सवाल खड़ा किया। आपको बता दें कि पिछले 48 घंटे से तनाव वहां पर बना हुआ था और देर रात तक प्रशासन की चली बातचीत के बाद सहमति बन पाई। किसानों के परिजनों से बातचीत में जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटी, पोखरण विधायक महेंद्र प्रतापपुरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी मौजूद रहे। बातचीत के दौरान आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग पर सहमति बनी है और इसके अलावा परिवार को मुआवजा, मृतक के परिवार एक परिजन को संविदा पर नौकरी और पर्यावरण प्रेमी का दर्जा देकर मूर्ति लगाने और सरकारी जमीन पर से अवैध रूप से किए गए कब्जे को हटाने पर सहमति बनी है। हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं, लेकिन घटना के बाद में जो स्थितियां हुई वो भी बड़ी चिंताजनक है और जिस तरीके से प्रशासन इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में नाकाम रहा। पहले तो स्थितियां बिगड़ने का इंतजार करता रहा, स्थितियां बिगड़ने के बाद में फिर सख्ते में आया पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन, लेकिन जब तक स्थितियां बिगड़ चुकी थी और इस मामले में मेरा तो यही कहना है कि निर्दोष लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो, जो जिसने अपराध किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और इस प्रकार के घटनाओं की पुनरावृत्ति करने का कोई दुस्साहस नहीं करे। बताना चाहूँगा कि कभी इस क्षेत्र में ऐसी घटनाएं नहीं हुई। पहली मर्तबा हुआ कि कोई आम व्यक्ति, किसान व्यक्ति अपने खेत में, स्वर्गीय खेत सिंह सो रहे थे, कुछ लोग शिकार करने आए और उनका विरोध किया। तो इस तरीके से जो निर्मम हत्या हुई है, इस पूरे क्षेत्र को झकझोर करने वाली थी। उसके बाद में पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए तमाम लोग, 36 कौम के लोग जो इकट्ठे हुए थे, उन पे प्रशासन फेल्योर की वजह से जो लाठीचार्ज किए गए, आम व्यक्तियों को परेशान किया गया, ये काफी निंदनीय है और पूरे तरीके से सिस्टम का फेल्योर रहा। तमाम चीजों को, प्रकरणों को बैठ के संजीदा तरीके से सुलझाया जाता है। तमाम मांगों पे बात होती है, विचार होता है। इस तरीके से आप लाठी के जोर से किसी की आवाज को दबा नहीं सकते। कई लोग रात को घायल भी हुए हैं, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। निश्चित रूप से जो घायल हुए हैं, मुझे सूचना भी मिली कि कई लोगों के ज्यादा लगी भी है और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। रात को देर रात्रि तक लगातार पुलिस के संपर्क में थे। इस तरीके से
अगर आप गिरफ्तार करके या लाठी के जोर पे किसी को परेशान करके आप किसी की आवाज को दबा नहीं सकते, उल्टा जनता में एक पैनिक क्रिएट आप लोग कर रहे हैं। पूरे जिले के अंदर मैं लगातार देख रहा हूँ आज जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, छोटी छोटी बातों में लोगों को भड़काया जा रहा है। मैंने जब कल डागरी के अंदर घटना के बाद में मैंने खुद ने प्रशासन से भी, हम लोग समाज के लोगों ने भी कहा कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो, पर जिस प्रकार से आप जो निर्दोष लोग हैं उन लोगों को आप परेशान कर रहे हो। 2 दिन से लगातार हम देख रहे हैं वहाँ तमाम दुकानें जलाई गई, वहाँ लोगों की गाड़ियाँ जलाई गई, वहाँ केबिनें जलाई गई और धार्मिक स्थलों को भी टारगेट किए। ये कहीं न कहीं राजस्थान के लिए ठीक नहीं है। तो अब आपको जरा बताते हैं कि कैसे ये बातचीत जो है सिरे चढ़ती है और सहमति बनती है, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो आपको बताएं कि बातचीत हुई और तनाव के बाद अब हालात में पहले से सुधार है और किन बातों पर सहमति बनी है जरा वो आपको बताते हैं। सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए। पहली डिमांड तो यही थी कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाए, ये इसमें दूसरी मांग रही है। वहीं पीड़ित परिवार को मुआवजा और परिजन को संविदा पर नौकरी देने की मांग पर सहमति हुई है। वहीं इसमें एक और बात जिस पर यह कहा गया कि जो अलग अलग जगहों पर अवैध रूप से कब्जे किए गए थे अतिक्रमणकारियों के द्वारा, उन अवैध रूप से किए गए कब्जों को सबसे पहले हटाया जाए। और इसी बात को लेकर के कहा गया था कि 4 बजे तक का समय है, जब तक आप ये कार्रवाई नहीं कर देते हैं तब तक मांगों को लेकर के हम पीछे नहीं हटेंगे। और उसी के बाद आपने देखा कि कैसे हंगामा बढ़ जाता है। लेकिन एक और बात जिस पर सहमति हुई है उसमें यह कि जो किसान थे जिनकी हत्या कर दी गई थी उनको पर्यावरण प्रेमी का दर्जा दिया जाए, यानी कि किसान खेत सिंह को पर्यावरण प्रेमी का दर्जा दिया जाए, उनकी याद में मूर्ति स्थापित की जाए। ये इसमें एक और मांग थी जो कि इस दौरान परिवार की तरफ से और लोगों की तरफ से रखी गई थी, जिस पर सहमति बनी है। अब जरा कुछ और बातें हैं। दरअसल डांगरी में क्यों आखिर इतना बवाल हो गया और हत्या के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, जरा वो भी आप जानिए। दरअसल डांगरी गांव में किसान की हत्या से तनाव बन जाता है। बदमाशों ने किसान खेत सिंह की हत्या कर दी थी। बदमाशों को हिरण का खेत सिंह ने शिकार नहीं करने दिया था और इस बात से जो बदमाश थे वो बेहद नाराज थे, आक्रोशित थे और उसके बाद घात लगा करके बैठे हुए थे। गुस्साए बदमाशों ने किसान खेत सिंह की पीट पीट कर हत्या कर दी और इस हत्या के बाद लोगों में गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ गया। समय सीमा दी गई थी और समय सीमा तक जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, अतिक्रमण नहीं हटाया गया, उसके बाद लोगों ने आक्रोश दिखाया और लोगों ने अतिक्रमण पर आग लगा दी थी। कई जगहों पर आपने देखा था आगजनी की घटना सामने आई थी। वहीं पुलिस ने लोगों पर आंसू गैस के गोले दाग करके, हल्का बल प्रयोग करके वहां से उन लोगों को हटाया था, वहां से उन लोगों को खदेड़ किया था। लेकिन फिलहाल प्रशासन के साथ बातचीत हो चुकी है। वहीं जोधपुर के लूणी कस्बे से खबर है, जहां इन दिनों भेड़ियों का आतंक खौफ का कारण बना हुआ है। भेड़िए के काटने से एक युवक की मौत हो गई और भेड़िए के हमले में अब तक कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक जोधपुर के एक घटना के अंदर भेड़िए के काटने के बाद युवक को रेबीज हो गया था और युवक के मुंह में छाले हो गए थे, सांस लेने में तकलीफ थी और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। ग्रामीणों के मुताबिक मगना राम जोर जोर से चिल्ला रहा है और उसे सांस लेने में परेशानी होती है, मुंह में छाले पड़ चुके हैं। डॉक्टरों के मुताबिक एक बार रेबीज के लक्षण अगर दिखाई दें तो इसका कोई इलाज संभव नहीं है। तो क्या समय रहते इलाज मिल जाता तो युवक को बचाया जा सकता था। दरअसल लूणी सीएचसी प्रभारी डॉक्टर दिनेश सोनी ने बताया कि पेशेंट को 16 अगस्त को भेड़िए ने काटा था और इसकी गर्दन के पास जख्म हो गया था। वो सीएचसी में 18 अगस्त को आया था और इस पर उसे टीका लगाया गया था और इसके बाद 19 अगस्त को भी टीका लगाया गया, लेकिन 3 दिन लेट आने की वजह से ये वायरस बहुत तेजी से फैल गया। गर्दन या सिर के आसपास काटने पर वायरस ज्यादा प्रभावित रहता है। जोधपुर के लूणी से शिकारपुरा रूट पर 18 अगस्त को भेड़िए के हमले का ये मामला सामने आया था और जांच में यह भी सामने आया था कि 2 दिन में लूणी क्षेत्र के अंदर भेड़िए ने 10 से ज्यादा लोगों पर हमला कर दिया था। तो भेड़िए ने हमला कर दिया और क्या यह पूरा मामला था, कितने लोगों पर हमला किया, जरा वो आपको बताते हैं। दरअसल भेड़िए के हमले से एक युवक की रेबीज से मौत हो गई। युवक के गर्दन पर भेड़िए ने काट लिया था और गर्दन पर काटने के बाद युवक के मुंह में
छाले होने लगे थे। कुछ लक्षण हैं जब रेबीज अगर हो जाता है तो उसके कुछ लक्षण हैं जो कि सामने आते हैं। मौत से पहले वो शख्स जोर जोर से चिल्ला रहा था और इलाज में देरी के चलते ये वायरस फैलता चला गया। और इलाज में देरी इसलिए क्योंकि लोग झाड़ फूंक का इस्तेमाल करते हैं, दवाई लेने से बचते हैं, अस्पताल में नहीं जाते हैं, और इसी देरी की वजह से आप देखिए उस शख्स की जान पर बनाई। गर्दन के पास काटने से यह बताया जाता है कि यह वायरस बहुत तेजी के साथ फैलता है और यह जानलेवा साबित हो सकता है, जैसा इस मामले में भी हुआ है। और अब आपको जरा बताते हैं कि ये रेबीज के लक्षण कितने खतरनाक होते हैं और क्या लक्षण हैं, जरा वो आपको बताते हैं। दरअसल घाव पर झंझनाहट महसूस होती है, जहां पर काटा होता है वहां पर आपको झंझनाहट महसूस होगी, तेज बुखार होगा, गले में खराश होगी, आपको पानी पीने तक में तकलीफ होगी, जानवर जैसी हरकत आप करने लगेंगे और इसकी कोई जांच नहीं होती है। पेशेंट को हाइड्रोफोबिया होता है और पेशेंट की 24 से 48 घंटे में मौत भी हो सकती है। तो आप ये समझिए कि ये कितना खतरनाक, कितना घातक है। और अगर आपने सही समय पर इसकी इंजेक्शन अगर आप नहीं लगाते हैं तो ये आपकी जान पर बना सकता है। अब जरा आपको बताते हैं कि रेबीज से आपको कैसे बचना है, कैसे आपको सावधान रहना है। दरअसल जहां भी घाव होता है उसको तुरंत आप साबुन और पानी से धो लें, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, डॉक्टर की सलाह आप इस पर जरूर लें। बिना किसी डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी दवाई ना लें, यह भी आपको सुनिश्चित करना है। वैक्सीन जरूर लगवाएं। बहुत सारे लोग वैक्सीन ना लगवाने के लिए उसमें अपनी जान को जोखिम में डाल लेते हैं। इलाज में देरी बिल्कुल नहीं करनी है, जैसा इस केस में हुआ। इलाज में देरी हुई और उसकी मौत हो जाती है शख्स की, तो ये एक बड़ा कारण है। अब आपको जरा कुछ और ग्राफिक्स दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि जानलेवा ये भेड़िया कैसे अब अस्तित्व उनका खतरे में आ रहा है। दरअसल भेड़िए की जो प्रजाति है विलुप्त होने की कगार पर आ चुकी है। भारत में लगभग 2000 से 3000 भेड़िए हैं। इंडियन ग्रे वुल्फ की उप प्रजाति है और वयस्क भेड़िए की जो वजन है वो 21 से 30 किलो के आसपास बताया जाता है। इसके जबड़े बड़े मजबूत होते हैं और ये हमला जो है वो अक्सर गर्दन के पास ही करता है और इस हमले से किसी की भी जान पर बना सकती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। वही राजस्थान बीजेपी की राजनीति इन दिनों एक सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। सवाल यह कि क्या वसुंधरा राजे का राजनीतिक वनवास खत्म होने वाला है। संघ प्रमुख मोहन भागवत से उनकी क्लोज डोर मीटिंग और हालिया बयान इस सवाल को हवा दे रहा है। एक रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के बाद से राजनीतिक वनवास का सामना कर रही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सक्रियता और उनकी सियासी बयानबाजी चर्चाओं में है। जोधपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत से उनकी मुलाकात ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। राजे की भागवत से 20 मिनट की मुलाकात इतनी गोपनीय रही कि उनके सबसे नजदीकी नेता भी बाहर ही रोक दिए गए। भागवत 3 दिन की अखिल भारतीय समन्वय बैठक के लिए जोधपुर में है, जहां 32 संगठनों के 300 बड़े पदाधिकारी जुट रहे हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे का उनसे मिलना महज इत्तेफाक नहीं माना जा रहा। इससे पहले धौलपुर में कथा के दौरान राजे ने वनवास की बात छेड़ी थी। उन्होंने कहा था कि वनवास सबके जीवन में आता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता। और अब भागवत से मुलाकात के बाद उनके बयान को और भी गंभीरता से लिया जा रहा है। वनवास महाराज एक भगवान श्री राम के जिंदगी का ही एक हिस्सा नहीं है, हर इंसान का वो एक हिस्सा है। मैंने वनवास की बात कर रही हूँ, लेकिन इंसान के जीवन में, हर इंसान के जीवन में कहीं न कहीं वो वनवास आ ही जाता है, पर आता है तो जाता भी है। इतना ही नहीं, मंगलवार को जोधपुर में दिए गए उनके बयान की भी काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर हम लड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन साथ रहेंगे तो समस्याएं हल होंगी। राज्य का ये बयान सीधे तौर पर बीजेपी के भीतर खींचतान और गुटबाजी पर निशाना माना जा रहा है। इसका राज ही एक है, हम लड़ेंगे, हम अलग होंगे तो प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कि थोड़ा देर लगे, परंतु होती है। इतना विश्वास अपने अगर खुद ही रखोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम हमारी है क्योंकि हम विश्वास नहीं रखते ना। यानी साफ है कि वसुंधरा राजे अब सिर्फ धार्मिक यात्राओं या कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है। वो लगातार ऐसे बयान दे रही हैं जिनका सियासी वजन है और जो सीधे पार्टी संगठन और नेतृत्व तक संदेश पहुंचा रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या सक्रियता और बयानबाजी वसुंधरा राजे की वापसी का रास्ता बना रही है या फिर बीजेपी में संतुलन साधने की उनकी पुरानी शैली का ही हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान।
राजस्थान प्राइम में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।